नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति का गणित 2 और 2 5 का गणित होता है, सियासत में 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 5 होता है। तो इस उल्टे गणित वाली सियासत में कई बार जीतने के लिए नहीं खेला जाता, हारने के लिए खेला जाता है और खुद हार जाएं लेकिन सामने वाला भी हार जाए। इस खेल की परंपरा भी सियासत में शुरू हुई है और खासकर बिहार की राजनीति में 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो खेल खेला, इस रवायत को शुरू किया, इस परंपरा को शुरू किया कि हम हारे तो हारे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, जेडीयू को भी ले डूबे चिराग पासवान। हालांकि विधानसभा चुनाव में जब सत्ताधारी पार्टी की हार होती है या फिर उसकी सीटें बहुत कम आती है, परफॉर्मेंस खराब होता है, तो उसके एक नहीं कई वजह हो सकते हैं। सरकार के काम को लेकर नाराजगी हो सकती है, नीतियों को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन खुद चिराग पासवान भी ये दावा करते हैं और जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि जेडीयू अगर 43 सीटों पर सिमटी तो इसमें चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही। तो आज चिराग पासवान का जिक्र क्यों? दरअसल हम एक उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस खेल को शुरू किया, अब उसको, या फिर जिस परंपरा को शुरू किया, अब उसको मुकेश सहनी आगे बढ़ा रहे हैं। अंतर बस इतना है कि चिराग पासवान के निशाने पर जेडीयू थी, हर कीमत पर अपना सब कुछ गंवाकर चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराना चाहते थे, जेडीयू को कम से कम सीटों पर समेटना चाहते थे, कमोबेश कामयाब भी हुए। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ वही करना चाहते हैं जो चिराग पासवान ने जेडीयू के साथ किया। दूसरा अंतर यह है कि चिराग पासवान ने बिहार में जेडीयू के साथ ये किया, मुकेश सहनी यूपी में बीजेपी के साथ ये करना चाहते हैं। तभी वो कहते हैं कि जहां वीआईपी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दीजिए, और जहां वीआईपी के उम्मीदवार खड़े नहीं हैं वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, आपकी मर्जी। मतलब साफ है, किसी भी हाल में बीजेपी को हराना है। जब 10 मार्च के चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे तो बिहार की राजनीति में जिनको जरा सी भी दिलचस्पी होगी, उनकी निगाहें इस बात पर भी टिकी होगी, वो इसको भी समझना चाहेंगे कि आखिर मुकेश सहनी ने बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सवाल नहीं है, ये सवाल उतना मजबूत नहीं है कि मुकेश सहनी जीत पाए और कितनी सीटों पर जीत पाएंगे, क्योंकि जवाब सबको शायद मालूम है। बहुत जनाधार नहीं है, बहुत उम्मीद मुकेश सहनी को भी नहीं होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव से। हाँ, मुकेश सहनी खुद को जीता हुआ पाएंगे जब बीजेपी को वो बहुत नुकसान पहुंचा लेंगे जितनी उनकी अपेक्षा है। तो मुकेश सहनी वहां जीतने के लिए नहीं, बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और कितनी सीटों पर मुकेश सहनी बीजेपी को हरा पाएंगे, कितनी सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, आकलन इस बात का होगा 10 मार्च के बाद। और यूपी में मुकेश सहनी का जो बढ़ता सियासी कद है, अगर बढ़ रहा है या जिस तरीके से मुकेश सहनी दावा करते हैं, और अगर ज़्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचा पाए तो जाहिर है ये माना जाएगा कि यूपी में मुकेश सहनी वो करने में कामयाब हुए जिसके लिए वो यूपी गए थे। और लगातार धमकियां मिलती रहीं, बीजेपी धमकी देती रही, बीजेपी के सांसद धमकी देते रहे कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको मंत्री पद भी गंवाना होगा। लेकिन मुकेश सहनी इन चीज़ों से बेपरवाह होकर यूपी में लगातार दहाड़ रहे हैं, यूपी में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और बीजेपी को हराने की, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह कि सवाल यह है कि मुकेश सहनी जब हर हाल में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर बिहार में बीजेपी उनके साथ क्या करने जा रही है? ये बहुत साफ है कि मुकेश सहनी को बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी एनडीए में, और जैसे ही 10 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आएंगे मुकेश सहनी को निपटाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। अब उन विकल्पों पर भी विचार कर लेते हैं, उन विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं जिसके जरिए मुकेश सहनी को निपटाया जा सकता है। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का मंत्री पद छिन सकता है, मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास यही एक विकल्प है
कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाकर उनको निपटा दिया जाए, या फिर दूसरा विकल्प भी है? जवाब यह है, आप जानते होंगे बीजेपी के पास दूसरा विकल्प भी है मुकेश सहनी को निपटाने का, और दूसरा विकल्प यह है कि उनका एमएलसी का कार्यकाल रिन्यू न हो। यानी कि जो छोटा रिचार्ज उनके राजनीतिक विरोधी उन पर तंज कसते रहे हैं कि छोटा रिचार्ज किया है बीजेपी ने, तो छोटा रिचार्ज दोबारा रिचार्ज न हो, एमएलसी का जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड न करे बीजेपी, दोबारा उनको विधान परिषद न भेजे। तो जाहिर है दोबारा एमएलसी नहीं बनेंगे तो मंत्री भी नहीं बनेंगे। और जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है उनके 3 विधायकों को अपने पाले में लाने की, ला पाई है नहीं ला पाई है कहना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। हालांकि ये तस्वीर भी बड़ी साफ है कि मुकेश सहनी इन चीज़ों से बेपरवाह हैं। वो कहते हैं कि विधायक से पार्टी नहीं बनती, पार्टी से विधायक बनते हैं। तो शायद मुकेश सहनी ये समझ भी गए हों कि खेल क्या होने वाला है, इसलिए वो अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, खुलकर बीजेपी के खिलाफ यूपी में खेल रहे हैं। तो 10 मार्च के बाद बीजेपी किन विकल्पों पर विचार करेगी? मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने का, या फिर उनके एमएलसी का जो कार्यकाल है उसको रिन्यू नहीं करने का? तो हमारे पास जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से और जो जानकारी हम जुटाते हैं उसके मुताबिक बीजेपी दूसरे विकल्प पर विचार कर सकती है। दूसरा विकल्प बीजेपी को ज़्यादा मुफीद लग रहा है कि उनका एमएलसी का जो टेन्योर है उनको नहीं बढ़ाया जाए, उनका एमएलसी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए, उनको दोबारा विधान परिषद न भेजा जाए। मुकेश सहनी को सीधे मंत्री पद से हटाकर बीजेपी उनको शहीद नहीं बनाना चाहती। बीजेपी भी ये खूब समझते हैं और मुकेश सहनी भी शहादत का फ़ायदा, पॉलिटिकल जो शहादत होती है, पॉलिटिकल जो शहीद होता है उसका फ़ायदा समझते हैं। इसलिए वो भी चाहते हैं कि बीजेपी उनको मंत्री पद से हटा दे, वो शहीद कहलाएं, लेकिन बीजेपी ऐसा करने नहीं जा रही है, ये भी जानकारी है। तो देखिए, यूपी चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ होना है, बिहार की पॉलिटिक्स पर उसका बहुत असर होना है। बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब मिलने हैं, कई तस्वीरें साफ होनी हैं, और उन तस्वीरों पर एक एक कर हम बात कर रहे हैं। आज मुकेश सहनी की बात, आज बीजेपी की बात, यूपी चुनाव की बात, इसलिए क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, 1 सप्ताह का समय बच गया है, इसलिए धीरे धीरे सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। हर एक खबर से हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।